नमस्कार, लीगल अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सज्जाद सर के चैम्बर पर पहुंच चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक है एंटीसिपेटरी बेल का पार्ट 2, अग्रिम जमानत का भाग 2। आज हम ये समझेंगे कि अग्रिम जमानत के लिए क्या आधार होने चाहिए, अग्रिम जमानत को फाइल करते समय नए वकीलों को किस प्रकार से ड्राफ्टिंग में ध्यान रखना चाहिए, किन किन बिंदुओं को उभार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, अग्रिम जमानत को हम कहां पर फाइल कर सकते हैं, और यदि कोई जज अग्रिम जमानत देने से इनकार कर रहा हो तो उसको कन्विंस करने के लिए हम किस किस प्रकार के आर्गुमेंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इन सभी बातों का जवाब जानेंगे हम 20 वर्ष के लंबे और अनूठे अनुभव के एक सुप्रतिष्ठित वकील सज्जाद सर के से। सज्जाद सर, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। इन प्रश्नों का कृपया जवाब दें। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि अगर आपको अप्रीहेंडिंग अरेस्ट है किसी भी मामले को लेकर के जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में के दायरे में आता है, तो उसकी जमानत आवेदन आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। अब डिस्ट्रिक्ट जज अगर वो चाहे तो अपने सबऑर्डिनेट या असिस्टेंट एडीजे वगैरह के यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बेल वो जो दाखिल होगी वो 438 की सेशन कोर्ट में दाखिल होगी। लेकिन सेशन 438 के सेक्शन में ये प्रोवाइड है कि अगर चाहे तो आप सेशन कोर्ट में दाखिल करें, अगर चाहे तो हाई कोर्ट में दाखिल करें। लेकिन बहुत सारी नजीर ऐसी है हाई कोर्ट की कि मतलब लखनऊ बेंच की भी है, हाई कोर्ट इलाहाबाद की भी है, और अदर सारे कोर्टों के हैं हाई कोर्ट के, कि डायरेक्ट एंटीसिपेटरी को हाई कोर्ट में एंटरटेन करने के लिए कोई स्पेशल सर्कमस्टांस होना चाहिए, कोई विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए कि आप लोअर कोर्ट को इग्नोर कर करके हाई कोर्ट आ रहे हैं। तो क्या ऐसी विशेष परिस्थिति है? ऐसी परिस्थिति में एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट में डायरेक्ट फाइल हो सकती है, अदरवाइज आपको सेशन कोर्ट में फाइल करके आना है। अब सपोज कीजिए कि अगर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में फाइल हुई और सेशन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर रिजेक्ट कर दिया तो उसके लिए आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली अप्रोच कर दिया हाई कोर्ट को, तो एक रेमेडी जो आपको दोबारा मिलती अप्रोच करने के लिए वो एग्जॉस्ट कर गई। इसलिए हमारी सलाह ये है कि बेहतर तरीके से आप ट्रायल कोर्ट में फाइल करें। जैसे बहुत सारे मामलों में ये होता है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या पर्चे कटे, क्या मेडिकल है, क्या एग्जामिनेशन है, और क्या एविडेंस की क्या रिकवरीज है, ये चीजें एफआईआर के तुरंत बाद नहीं मिल पाती हैं। अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में केस फाइल कर देंगे एंटीसिपेटरी की, अग्रिम जमानत की, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स इतने सफिशिएंट नहीं रहेंगे जिससे आप ये एस्टेब्लिश कर पाए कि 161 में अलग है और दूसरे विटनेस की गवाही में अलग है, एफआईआर में अलग है, उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे और प्रोसिक्यूशन केस को बहुत ज्यादा तोड़ नहीं पाएंगे डिफेंस में। तो अगर आप एंटीसिपेटरी सेशन कोर्ट में फाइल करते हैं तो सेशन कोर्ट क्या करती है, एंटीसिपेटरी फाइल होते ही केस डायरी मंगाती है, उसके साथ में जो भी अलग साक्ष्य हैं, चाहे 161 हो, 164 हो, और भी जो भी उसके रिकवरीज के हैं, मेमो के हैं, मेमो ऑफ रिकवरी है, स्पॉट मैप है, वो सारी चीजें आती हैं। और जब वो अदालत में आती है तो आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे सर्कमस्टांस में उसकी कॉपी आप ले सकते हैं, उसकी डेट इवेंट देख करके आप नकल अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर नकल ना भी मिले तो आप उसको जब पढ़ लेंगे तो आपको प्लीड करने में आसानी होगी। जैसे कि इससे पहले हम और आप एंटीसिपेटरी फाइल किए, हमारे और आपके पास सिर्फ एक एफआईआर की कॉपी थी, 363 और 366 की एफआईआर थी, जिसमें बाद में पता चला कि मेडिकल में लड़की का एज, विक्टिम का एज 17 साल आया। अब अगर हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल कर दें तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास वो जब मेडिकल का एज आता
और 7 ईयर आता और 17 ईयर आता, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी बेल डिफेक्टिव हो जाती, उसे हमें वापस लेना पड़ता और फिर एंटीसिपेटरी दूसरी फाइल करनी पड़ती। लेकिन सेशन कोर्ट में जब फाइल किया गया तो जैसे ही रिपोर्ट आई तुरंत आपने उसको देखने के बाद में उसी दिन आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया कि सर इसमें एक सेक्शन बढ़ गया है, इसलिए इस सेक्शन को और ऐड करने की आज ही कोर्ट में अनुमति दे दी जाए। ऐसी स्थितियों में अनुमति दी जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट में एप्लीकेशन आप रजिस्ट्री में फाइल करेंगे, रजिस्ट्री में 3 दिन के बाद आएगी, तब तक केस में आपका डेट लग चुका होगा, फिर एप्लीकेशन के साथ मेन केस का लिस्ट होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर तत्काल रेमेडी आपको चाहिए तो आपको नीचे से हो करके एविडेंस को प्रॉपर लीड करके आना होगा, तब जाकर के रेमेडी मिल पाएगी। और रही बात उसको ड्राफ्ट कैसे करें, तो 2 चीजें हैं। जैसे आज हम लोग हाई कोर्ट में वॉच कर रहे थे कि कोर्ट की क्या क्वेरी है, सबसे पहले आपको ये करना है बिल्कुल कि आप जिस कोर्ट में कोई केस फाइल करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एंटीसिपेटरी हम फाइल करना चाह रहे हैं, तो हाई कोर्ट में जिस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल का जुरिडिक्शन है उस कोर्ट में आपको 2-3 दिन बैठ करके वॉच कर लेना चाहिए और उस मामले में या उसी तरह की सरकमस्टांस वाली केस में कोर्ट किस तरह का एविडेंस लीड करती है, किस तरह के काउंसिल उसमें डिफेंस का आर्गुमेंट करते हैं। अगर आप जज के फैक्ट को देख करके और सरकमस्टांस को क्रिएट करके और लर्न करके करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कि क्या केस कहना है और क्या केस नहीं कहना है। दूसरी चीज ये है कि ड्राफ्टिंग में आपको किन बातों पर ध्यान है कि सर यू शुड लर्न द फैक्ट बिफोर यू लर्न द जज। यस, अगर ये फार्मूला नहीं अपनाएंगे तो बहुत अच्छा केस हो, लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारे मामलों में जैसे 17 ईयर एज हो तो बहुत सारे जज ये मानते हैं कि 17 ईयर जो है दैट इज द एज ऑफ मैच्योरिटी, कि वो मैच्योरिटी का एज है एज पर मेडिकल एविडेंस, जो मतलब 2 साल आगे और 2 साल पीछे का प्रिजम्पशन है, तो हम क्यों ना बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्यूज के फेवर में माने। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बेनिफिट मिलने का रहता है। और कुछ जज ये कहते हैं कि हम उसको मतलब ज्यादा क्यों माने, कम क्यों ना मान लें, तो 17 को हम 15 क्यों ना मान लें। तो आपको इसी चीज को वॉच करना है कि ये जज साहब जो बैठ करके एंटीसिपेटरी सुन रहे हैं या जिनके यहाँ मेरा केस लगेगा, ये 17 को 15 पढ़ने की परिभाषा में आते हैं, प्रिव्यू में आते हैं, कि 17 को 19 पढ़ने में आते हैं, जो 2 साल का वेरिएशन है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, जैसे आज हम लोग जस्टिस डी के उपाध्याय साहब के कोर्ट में थे और नरेंद्र कुमार जौहरी के यहाँ एक केस में जो बहस हो रही थी, वो कह रहे थे कि FIR ऐसे है के लिए ग्राउंड को आपसे क्वेश्चन करने के लिए, और दूसरी चीज ये कह रहे थे कि FIR मालाफाइडी है। कोर्ट ये पूछ रही थी कि FIR दर्ज कराने के लिए आपके पास क्या चीज ऐसी है जो परमा फेसाई ऑफेंस में डाउट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये पूछ रही थी कि आप कौन सी ऐसी चीज डॉक्यूमेंट्स लगा रहे जिससे मालाफाइडी शो हो रहा है। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखना है एंटीसिपेटरी के तैयार करने के लिए कि कोर्ट एंटीसिपेटरी आपको क्यों दे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए। एंटीसिपेटरी इसलिए बनाई गई है कि मान लीजिए आपको कोई फाल्सली इम्प्लीकेट कर दिया और आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको जेल जाने से प्री अरेस्ट होना चाहिए, रोका जाना चाहिए। अब ऐसी परिस्थितियों में आपके पास आप सम्मानित हैं, रेपुटेशन है, उसके साथ में और उसको को रिलेट करने के लिए क्या एविडेंस है, और कोई आदमी आपको फॉल्स इम्प्लीकेट क्यों किया है, इसको कोर्ट में डिफाइन करना है। जैसे आज कोर्ट में केस चल रहा था, हम उसकी हियरिंग में बैठे हुए थे,
तो अब उसमें ये देखना है कि आपको फॉल्स क्यों फंसाया गया। सिविल का डिस्प्यूट पहले से चल रहा था, पैसे का लेन देन करके, अब उस बात को छुपा करके एफआईआर दर्ज करा दी गई। जब आप ये लेकर के आएंगे कि साहब हमारी इनकी सेल डीड हुई थी, दोनों लोगों के बीच में जमीन का लेन देन था, अब जमीन के लेन देन में बात नहीं बनी, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का इनिशिएशन हुआ और उसी इनिशिएशन के आधार पे हमको फर्जी फंसाया गया। अब उसका मालाफाइडी इंटेंशन आप शो करेंगे कि वो सेल डीड पुरानी है, हमारे इनके बीच में ये मामला थे, तो सिविल मामले को क्रिमिनल लुक दिया गया। दैट इज द ग्राउंड फॉर द एंटीसिपेटरी बेल। दूसरी चीज ये है कि कोई मोटरसाइकिल से जा रहा था, गिर गया, हमारे और आपके बीच में लड़ाई चल रही थी, हमने उसको मोटर दुर्घटना को हमने उसको क्रिमिनल में कर दिया कि हम जा रहे थे, इन्होंने हमें मारा पीटा, और जब चोटों को आप मेडिकली एग्जामिन करेंगे तो जो एक्सीडेंट की चोट होती है वो रशिंग की होती है, और जो मारपीट की चोट होती है वो एब्रेजन होगा, कंट्यूजन होगा, और भी जिस टूल से मारा गया होगा उस तरह की चोट होगी, तो दोनों के चोट में डिफरेंट होगा। अब आपको उसको डिस्टिंग्विश करना है कि ये मेडिकल जो एफआईआर में कहा गया है घटना के बारे में, उस घटना से कोरिलेट जो है मेडिकल नहीं हो रहा है। ऐसे ही एफआईआर में और 161 में जो विटनेसेस के बयान है उसको कंट्राडिक्ट करना पड़ेगा, और ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट्स आपके फेवर में हैं उसको कोर्ट में हाईलाइट करना पड़ेगा। जब आप ये शो कर ले जाएंगे कि आपको इस चीज को लेकर के फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, तब कोर्ट जाके कन्विंस होगी आपके एंटीसिपेटरी बेल अलाउ करने के लिए। जब तक आप उसमें ग्राउंड मेंशन नहीं करेंगे, फॉल्स इम्प्लीकेशन नहीं करेंगे, प्रोसिक्यूशन को ये नहीं कहेंगे कि फॉल्स है, और उसके फॉल्स होने के साथ आप एविडेंस देंगे, और ये सब होने के बावजूद भी आप कोर्ट से हमेशा प्रेयर करेंगे नर्मता और शालीनता के साथ कि अगर ये ऐसे हैं, ये सम्मानित है, अगर ये जेल जाएंगे तो इनका करियर खत्म हो जाएगा, समाज में रेपुटेशन खत्म हो जाएगा, और इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। तो इन सारे एस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्ट को देख करके कोर्ट ये मानती है कि नहीं, अभी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है और इस स्टेज पे इनको अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर अरेस्टिंग होती है तो इनको एंटीसिपेटरी बेल सेम डे आईओ अपना बॉन्ड ले करके छोड़ दे। तो इस तरीके से अग्रिम जमानत के सरकमस्टांस और परिस्थितियां बनती है। अगर आप मालाफाइडी शो करते हैं तो अग्रिम जमानत कोर्ट देने में कोई हेजिटेट नहीं करती है, जैसा कि आपने कोर्ट में देखा है, और हम लोगों ने एंटीसिपेटरी अप्लाई किया, पास्को एक्ट में अप्लाई किया, और उसमें कोर्ट ने माना कि नहीं, घटना गलत है, और उसकी प्रारंभिक रूप से परमा फेसाई पाया कि नहीं गलत है, और उसको परमानेंट बेल ग्रांट किया एंटीसिपेटरी। तो ये आपको तय करना है कि आप अपने केस को कैसे लीड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जाद सर, एक गूढ़ विषय को बहुत सरल और सहज शब्दों में सभी को बताने के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अपने इस अधिवक्ता के व्यवसाय में प्रारंभिक दिनों में संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए ये बहुत कीमती और उपयोगी सलाह है। इस सलाह को मानकर आप अपने करियर में शुरुआत करें। वकालत के कुछ वर्ष आपके लिए संघर्षपूर्ण जरूर हो सकते हैं, परंतु आपका भविष्य सुनहरा होगा। ऐसी कामनाओं के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं, और लीगल अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी दी हुई है। अगर किसी प्रकार का प्रश्न या क्वेरी है तो उस प्रश्न या क्वेरी को आप वहां पर लिखें, हम समय अनुसार आपको जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।